नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति और वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए आधारभूत संरचना कायम करने हेतु निवेशक सम्मेलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति ऑटोमोबाइल क्षेत्र को नई पहचान और नई दिशा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल के बावजूद हरियाणा नाबार्ड से 1030 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने में सक्षम रहा। हरियाणा के टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय एकजुटता और अखंडता का संदेश देने के लिए करनाल से करगिल के लिए तिरंगा यात्रा रवाना हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति और वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए आधारभूत संरचना कायम करने हेतु निवेशकों के सम्मेलन की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को नई पहचान के साथ नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि वाहनों को वैज्ञानिक ढंग से स्क्रैप करने से न केवल बेकार वाहनों को हटाया जाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति हमारे शहरों में प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ तेजी से विकास के लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए देश में उद्योगों को टिकाऊ और उत्पादक बनाने हेतु लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यही प्रयास है कि वाहन निर्माण के क्षेत्र में हम आयात पर कम से कम निर्भर रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इथेनॉल और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने तथा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की सरकार की प्राथमिकताओं में उद्योग की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस दिशा में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति से सामान्य परिवारों को हर तरह से काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पहला फायदा तो ये होगा कि पुराने वाहन के निस्तारण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिसके पास ये प्रमाण पत्र होगा उस व्यक्ति को नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ उसे रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। साथ ही पुराने वाहन के रखरखाव और मरम्मत की लागत कम हो जाएगी तथा नए वाहन में ईंधन की खपत भी कम होगी। श्री मोदी ने कहा कि दूसरा फायदा प्रत्यक्ष तौर पर लोगों के जीवन से जुड़ा है। पुरानी तकनीक और पुराने वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा रहता है, जिसमें कमी आएगी। इसी तरह ये प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी पैदा होंगे। श्री मोदी ने इस नई नीति को चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में कबाड़ को पूंजी में बदलना बताया है। कोरोना काल के बावजूद हरियाणा नाबार्ड से 1030 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने में सक्षम रहा। प्रदेश ने वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 44% अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की है। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जिया चिंतला और विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ नाबार्ड द्वारा पोषित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से प्रदेश के किसानों व सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शुरू करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में नाबार्ड द्वारा पोषित विभिन्न परियोजनाओं के लिए तय सीमा
को बढ़ाने के लिए भी कहा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना फंड के तहत वर्ष 1996 से लेकर अब तक 6,668 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिन पर लगभग 11,151 करोड़ रुपए के ऋण अनुमोदित किए गए हैं। इन परियोजनाओं में से 3,451 पूरी कर ली गई हैं और 1,857 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, समस्त मंत्रिमंडल व विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुलशन खट्टर को हृदयघात के बाद 2 दिन पहले गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। आज पंचकुला में हुए राज्य स्तरीय टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह में भी 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को आज पंचकुला में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। जो खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, उनका सम्मान उनके परिजनों को दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक पाने वाले नीरज चोपड़ा को 6 करोड़, रजत पदक पाने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य सुरेंद्र व सुमित को भी 2.5 करोड़ रुपए की नकद राशि सम्मान के तौर पर दी गई। इसके अलावा ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए व प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को नौकरी का प्रस्ताव, शॉल, हरियाणा डेयरी निगम की ओर से 15-15 किलो देसी घी और निजी बैंकों द्वारा गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए। सम्मान समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हरियाणा देश का मात्र 2% भूभाग होने के बावजूद भी बेहतरीन खिलाड़ियों का हब बनता जा रहा है। नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। उन्होंने खिलाड़ियों के परिजनों, प्रशिक्षकों व सरकार को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि गोल्डन बॉय की इच्छा पर पंचकुला में खेल उत्कृष्टता केंद्र और रवि दहिया व बजरंग पुनिया की इच्छा पर उनके गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 जिलों में खेल केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि खेलों में हरियाणा का वर्चस्व आगे भी कायम रहेगा। सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, सांसद रतन लाल कटारिया, सुनीता दुग्गल व राज्य के कई मंत्रियों ने शिरकत की। 121 वर्ष बाद एथलेटिक्स के भाला फेंक मुकाबले में स्वर्ण पदक पाने वाले नीरज ने सम्मान समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होते हुए कहा कि प्रदेश ने उनको सम्मान दिया है, इसके लिए वे हरियाणा की माटी के आभारी हैं। उनका सम्मान प्राप्त करने आए उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने कहा कि वे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया ने सम्मान पाने पर कहा कि इससे मनोबल बढ़ता है। बजरंग पुनिया ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य कांस्य पदक को स्वर्ण पदक में बदलना है। एक तरफ जहां देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकजुटता और अखंडता का संदेश देने के लिए देश भर के 70 लोगों का एक जत्था करनाल से करगिल में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए रवाना हुआ। तिरंगा यात्रा का ये जत्था विभिन्न स्थानों से होते हुए 15 अगस्त को करगिल पहुंचेगा। इस जत्थे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि संजय बठला ने करनाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है। आज कोई भी व्यक्ति आज़ादी के साथ कहीं भी तिरंगा लहरा सकता है। इस मौके पर इंडियन ऑयल के अधिकारी जसवंत सिंह और अमृत सिंह गिल ने कहा कि देश के इन युवाओं के जज्बे को देखते हुए उन्हें तकनीकी व तेल की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।